इस हार पर ध्यान देना होगा। अगर सच्चाई से मुंह फेरा तो सही सबक नहीं मिलेगा। मैं एक ग्रुप बनाना चाहती हूँ जो इस हार के हर पहलू पर विचार करेगा। हमें ये समझना होगा कि केरल और असम में क्यों हारे, बंगाल में हमारे हाथ कुछ भी क्यों नहीं लगा। ये कड़वे अध्याय हैं। अगर हम सच का सामना नहीं करेंगे, सही तथ्यों को नज़रअंदाज करेंगे तो सही सबक हासिल नहीं कर पाएंगे। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार को लेकर कांग्रेस में आत्ममंथन शुरू हो गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वर्चुअल बैठक में चुनावी नतीजों पर चिंता जताई गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने हार के हर पहलू पर विचार करने एक ग्रुप बनाने की बात कही है। बैठक में नए अध्यक्ष के चुनाव पर भी चर्चा हुई। खबरें ये भी आईं कि 23 जून को नए नेता का चुनाव होगा, लेकिन बाद में कहा गया कि अभी सिर्फ चुनावों पर चर्चा हुई है। मीटिंग के बाद खबरें ये भी आई कि नए अध्यक्ष को लेकर गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा जैसे वरिष्ठ नेताओं ने विरोध जताया। उनका कहना था कि महामारी में चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। बाद में खबर आई कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव टल गया है। कुल मिलाकर अब सुधार की जरूरत पर कांग्रेस का जोर है। इन सारे पहलुओं के ऊपर चिंतन मंथन करके उनको सुधारने की जरूरत है। हर राजनीतिक दल इस दौर से गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहां कहां क्या चूक करी वो भी सोच रहे होंगे। तो ये एक पॉलिटिकल रूटीन है जो जरूरत भी है। जो पॉलिटिकल पार्टी इसको करती है वो आगे और अच्छा करती है। इसी दिशा के अंदर कांग्रेस पार्टी भी कदम उठा रही है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल के संचालन और नियमन का जो मामला है वो बहुत पारदर्शी और प्रमाणिक तौर पर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी कही जाती रही कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपने इन दोनों मामलों में कांग्रेस का चरित्र उजागर किया है वह बहुत ही अफसोसजनक है। और यही कारण है कि उनके नेता ही उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। 2014 के बाद से ही लगातार ट्रैक छोड़ रही कांग्रेस इस बार असम और केरल में सत्ता में वापसी की कोशिश में विफल रही। पश्चिम बंगाल में उसका खाता भी नहीं खुल सका। पुडुचेरी भी हाथ से गया। तमिलनाडु में जरूर लाज बची। दमोह उपचुनाव में भी ऊर्जा मिली। सवाल यही है कि पटरी से उतर चुकी अपनी गाड़ी को कांग्रेस फिर ट्रैक पर ला पाएगी? क्या पार्टी के भीतर बड़े बदलाव होंगे? क्या 2023 से पहले एमपी में भी कोई परिवर्तन होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब कांग्रेस शायद अब तलाशने में जुट गई है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का सच से सामना। कांग्रेस का ही सच से सामना क्यों? सच से सामना बीजेपी का भी है, सच से सामना आपका हमारा भी है। हर पार्टी, हर संगठन और हर व्यक्ति जिसका सच से सामना होता है वो कभी गलत रास्ते की तरफ नहीं बढ़ता है। न सिर्फ गलत रास्ते पर नहीं बढ़ता है बल्कि असफलता भी बहुत दिनों तक उसके साथ नहीं चलती है, क्योंकि जहाँ सच होता है वहाँ सच्चाई सामने होती है और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि कहाँ पर हमने गलतियाँ की हैं और कहाँ उन गलतियों को दुरुस्त करने के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सोनिया गांधी ने बहुत साफ तौर पर कहा कि ये चुनाव परिणाम ख़ास तौर से केरल और आसाम के, हमें ये रिट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्यों पिछड़े हम, जबकि हमारी स्थिति बहुत पहले बेहतर थी। और हमें ये पता ही करना पड़ेगा कि आखिर सच्चाई क्या है, कहाँ चूक हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव फिर 3 महीने के लिए आगे बढ़ गया। जो भी कारण हो, कोविड की वर्तमान स्थिति हो या जो भी कारण हो, कांग्रेस बेहतर समझती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 3 महीने बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए जून में जो कांग्रेस की बैठक होगी, उस बैठक में हम ये उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सामने आएगी। और जैसा आप और हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी के बारे में ये बात निरंतर कही जा रही है कि वो अब ये मान चुके हैं कि ये दायित्व अगर उनको मिलता है और सहमति बनती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सच से सामना आसान नहीं है। सच से सामना जब आपका होता है तो एक दार्शनिक तो कहते थे कई बार जब सच से सामना होता है और हमें पता चलता है कि हम कई जगह बहुत छोटे हैं, छोटे से मतलब यहाँ वैचारिक दृष्टि से है, हालांकि ये बात किसी व्यक्ति के लिए कही गई है कि जब हमें ये पता चलता है कि हम तो बहुत छोटे हैं, हमारे भीतर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो ठीक नहीं हैं, तो फिर हम तिलमिलाहट से भर जाते हैं और हम उस सच को फिर दफना देते हैं। ऐसा मान लेते हैं सच को कभी दफनाया नहीं जा सकता है,
और हम फिर आगे बढ़ने लगते हैं उसी झूठ के साथ, जो हमें ये बड़ी राहत देता है कि मैं बड़ा टैलेंटेड हूँ, मुझ में बड़ी प्रतिभा है, मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ, ये तो दूसरे लोग हैं जो मेरी प्रतिभा को नहीं समझते हैं, मुझसे चिढ़ते हैं, मुझसे ईर्ष्या करते हैं। चलिए देखते हैं दार्शनिक बातों में क्या रखा है साहब। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या। मेहमानों की तरफ रुख करते हैं जो हमारे साथ हैं। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी हैं, जो न सिर्फ सच से सामना जिनका बड़ी मजबूती से होता है, बल्कि सच के साथ चलने की एक विरासत भी उनकी मजबूत रही है। उनके पूज्य स्वर्गीय पिताजी से लेकर अब तक चौधरी परिवार इसके लिए पहचाना भी जाता है, तो बहुत स्वागत करता हूं उनका। शंकरलाल तिवारी जी हैं, जो वो भी मैं कहूँगा कि वो भी चलते हैं सच के साथ, और बहुत स्वागत करता हूं उनका। विद्या की वाणी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, पूर्व विधायक हैं, बहुत स्वागत है उनका भी। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा हैं, जो शायद सोच रहे होंगे इस समय कि सच से सामना आसान नहीं होता। बिल्कुल आसान नहीं होता साहब, और ख़ास तौर से जब हमें ये पता चले कि कहीं समस्या और नहीं हमारे भीतर ही है, तब तो ये सच बड़ी गड़बड़ियों को भी जन्म देता है। लेकिन वैदांतिक दर्शन ये कहता है कि यहीं से बुद्ध का जन्म भी होता है, यहीं से एक अपने भीतर जाने की यात्रा, एक सुराग भी मिलता है। खुद में डूब जा और पा जा सुरागे ज़िंदगी। यही कहा जाता है कि बाहर तो कुछ भी नहीं है, डूबना भीतर है और सुराग भी भीतर से ही मिलेगा। खैर, कांग्रेस का सुराग भी उसके भीतर ही है। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा, उसकी सफलता का राज भी उसके भीतर ही रहा, और उसकी तथाकथित, मैं असफलता शब्द का प्रयोग तो नहीं करूँगा, लेकिन चुनावी नाकामयाबी का भी जो राज है या जो भी कहिए आप उसको, वो भी उसके भीतर है। सोनिया गांधी जी की इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं कि सच से सामना करना होगा, समझना होगा? मैं ये नहीं कहूँगा ये पहली बार हुआ है, लेकिन ये बात सही है, ये सच से सामना हो कैसे? जी शरद जी, लिसनिंग ऑफ इनर वॉइस, चाहे व्यक्ति में हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, जब तक हम अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनेंगे, हम सच से सामना कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सच्चाई तो अंदर से ही निकलती है। आपको बताएं, देश के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस है और ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द कंट्री है। बावजूद भी 2019 के चुनाव में कांग्रेस डिबेकल के बाद राहुल जी ने कांग्रेस चीफ से इस्तीफा दे दिया। उस समय से आज दिनांक तक इंटरिम प्रेसिडेंट के सहारे कोई पार्टी इतनी बड़ी कैसे चल सकती है? उसी दौरान G3 भी खड़ा हो गया। आपको ये G23, आपको ये पता होगा कि ये जो पार्टी है, कोई भी पार्टी में इंटरिम प्रेसिडेंट एक सीमा तक होता है, एक समय तक होता है। आपने देखा ये 4 राज्य और एक यूटी का चुनाव हुआ, उसमें आपने कांग्रेस के जहां आशा थी असम और केरला में, वहां आपने देखा। वेस्ट बंगाल में चूंकि कांग्रेस ने जो किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि नहीं गई जिससे कि उनके लिए वो फेवर में गया। लेकिन आपको पता हो 2022 में बहुत महत्वपूर्ण स्टेट्स में चुनाव है। गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है और कुछ 7 सिस्टर्स के स्टेट्स में है। तो इन स्थितियों को आप कब तक झुटला सकते हैं? आपको जब तक एक एनर्जेटिक, एक ऐसा फेस जो सम्मान हो पार्टी में, जब तक नहीं आएगा, तब तक कांग्रेस सच का सामना कर ही नहीं पाएगी। इंटरनली ये डिमांड कांग्रेस में है, लेकिन आज जो स्टेप कांग्रेस ने उठाया है कि इसको टाले हैं इलेक्शन को, ये कहीं ना कहीं पैंडेमिक की सिचुएशन में टालना बेहतर है। तो एक अच्छा देश के लिए मैसेज दिया है, क्योंकि जब हम कांग्रेस के देश में इलेक्शन का विरोध करते हैं तो विरोधी पार्टी क्यों ना इसको अपनाया जाए। तो इसलिए उन्होंने इसको ना अपनाकर एक मैसेज इस देश की जनता को दिया है कि हमको पैंडेमिक प्रायोरिटी है, ना कि पार्टी के इलेक्शन। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये एक अच्छा कदम है अगर इसी दृष्टि और इसी सोच के साथ है तो, क्योंकि फिर ढोल धमाके, पुष्प मालाएं, और आप कितना समझाइए, कार्यकर्ता का दिल नहीं मानता है, और उसको लगता भी है कि पारंपरिक तौर पर यही वो तरीके हैं जो हमारे नेताओं को भी पसंद आते हैं, तो वो पीछे नहीं हटता है। चौधरी साहब, मैं आपसे जानूंगा, सच से सामना करना ही पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, और कांग्रेस को ये देखना ही पड़ेगा कि आखिर उसकी सफलताओं से, उसके चुनावी सफलताओं की मैं बात कर रहा हूँ, किनारे होने के बड़े कारण क्या हैं। ये भी जिम्मेदारी लेने का समय है 3 महीने बाद
क्योंकि अभी आपके यहाँ जिम्मेदारी ले भी तो कौन ले। कार्यकारी अध्यक्ष हैं सोनिया जी, जो वर्चुअली रिटायरमेंट की तरफ हेल्थ ग्राउंड्स पर बढ़ चली हैं, लेकिन विवशता उनकी रही कि उनको संभालना पड़ा। राहुल जी अभी प्रेसिडेंट इन वेटिंग हैं, और बाकी कोई ऐसा नेता है नहीं जिसको मैं कहूं कि हम कहें कि कांग्रेस का चाणक्य है और उसी के सर सफलता का सेहरा बंधेगा या ठीकरा हार का फूटेगा। तो ये भी एक बड़ी विचित्र स्थिति है, क्योंकि एक लीडर तो होना चाहिए जो सफलता और तथाकथित असफलता के लिए कसूरवार और श्रेय दार दोनों ठहराया जाए। किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, कांग्रेस की CWC की जो बैठक हुई उसमें बड़े खुले मन से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने स्वीकार किया है कि हमें सच का सामना इन चुनाव के नतीजों के बाद करना पड़ेगा। जहां पर हमारी बड़ी सोच थी कि हम केरल और इसमें तमिलनाडु में केरल और आसाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले थे, और वो मंशा के अनुरूप नहीं हुआ। तो ये बात सत्य है, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे विचारक हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, उसको एक बार अपनी पराजय के बाद, चाहे हम संग्राम में हो, युद्ध क्षेत्र में हो, हम रोज की रोज पराजय के बाद हमें एक बात मंथन करना ही पड़ता है शाम को बैठकर युद्ध के बाद, कि भाई क्या कमी रहे। और कांग्रेस का ये दौर, मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं सोनिया जी का बहुत बड़ा अनुभव है। सोनिया जी ने 10 साल सोनिया जी ने ही अपने परफेक्ट तरीके से यूपीए सरकार का नेतृत्व किया, और यूपीए सरकार चली। देश ने आर्थिक स्थिति को जो मनमोहन सिंह जी के समय देखा वो कभी भूल नहीं पाता है व्यक्ति, आज उसको याद करता है। तो ये बात सत्य है कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका तजुर्बा, उनके गुण, और वही व्यक्ति इस बात को कह भी सकता है CWC की बैठक में, वर्किंग कमेटी में, कि हमें सच से मुंह नहीं मोड़ना पड़ेगा, सच से सामना करना ही पड़ेगा। और कांग्रेस का मंथन का दौर है, ये बात सत्य है। लेकिन जो जून का चुनाव टाला गया है त्रिवेदी जी, वो इसलिए टाला गया है कि कोरोना की महामारी है, कोई भी कहीं एकत्रित हो नहीं सकता है। तो ये समय आएगा, कांग्रेस का चुनाव होगा, मंथन की आवश्यकता है। और कांग्रेस में आप भी जानते हो शरद भाई, और मैं भी जानता हूं, कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। आज भी उस कद्दावर और कैलिबर के नेता हैं कद के, जो अभी भी थोड़े से शिथिल पड़े हुए हैं, चाहे राज्यों में हो चाहे देश में हो। हमने मध्य प्रदेश में भी ये देखा कि जब उपचुनाव हो रहे थे, तब ग्वालियर में जब आदरणीय कमलनाथ जी आए तो कितना हुजूम उमड़ा। आप बताइए, सारे पत्रकार, सारे चैनल, सब लोग रह गए थे, कहां से आ गई। और उसका नतीजा भी ये निकल के आया कि बहुत हद तक हम लोग 8-10 सीटें जीते। लेकिन जब उपचुनाव हुआ दमोह का, तो वही नेतृत्व था कमलनाथ जी का, और हम 17,000 वोटों से चुनाव जीत के आए। अब हमारी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है, जिसकी सरकार है, वो ये कहती है नहीं साहब, ये तो चुनाव बीजेपी वर्सेस बीजेपी था। तो मेरे भाई, फिर पश्चिम बंगाल में आप ये क्यों कहते हो कि हम 3 से 70 हो गए? वो भी टीएमसी वर्सेस टीएमसी था, आप कहीं थे ही नहीं। आज भी जो लोग जीत के आए वो टीएमसी के जीत के आए। ये बात बिल्कुल सत्य है, और मैं इसको स्वीकार करता हूँ। ये समय कांग्रेस के लिए चिंतन का है, विचार का है, नेतृत्व के लिए बहुत विचार का है, और हमारे जो अग्रणी पंक्ति के नेता हैं उनके विचार का है। लेकिन समय जब भी आए तब उस पर निर्णय करना चाहिए और उस पर विचार करना। हाँ, तिवारी जी, आपकी तरफ आता हूँ मैं। ये आपकी पार्टी का विषय नहीं है, तो रिलैक्स हैं आप, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज एकदम, कोई तनाव नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है। लेकिन प्रतिद्वंदी पर करीबी निगाह तो होनी चाहिए। इस नाते आप किस तरह देखते हैं, कांग्रेस के लिए शक्ति अर्जन का समय है और लंबे समय से है। निश्चित तौर पर कुछ चुनौतियां हैं, उसके साथ होंगी ही। किसी भी व्यक्ति संगठन के साथ बीजेपी भी अपवाद नहीं है, कई झंझावातों से जूझी है। और खुद 2014 के पहले मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर के लिए सामने आने के पहले भी बहुत टीका टिप्पणी और बयानबाजी हुई। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के चरित्र में, संगठनात्मक दृष्टि में अंतर है। बीजेपी अंदर अंदर चिंतन मनन करती है, तो कांग्रेस में बाहर से धूम धड़ाका होता है। खैर, ये अलग बात है। आप किस तरह देखते हैं? शरद जी, आपने पहले से मेरे पर ब्रेक लगा दिया है बड़ी चतुराई से, और इसलिए न मुझ में जोश है, न होश है, न आक्रोश है,
और सच में विषय भी ऐसा है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। चौधरी चौधरी जी बैठे हैं, राकेश सिंह जी, और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बात कही है जी। मैं जरा अपने नजरिए से अपनी बात कहूंगा जी। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। जी। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। इस स्थिति में कांग्रेस चाहे अब सच का सामना करे, चाहे झूठ से लड़ती रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस का कोई जीवन भविष्य नहीं है जी जी। और कांग्रेस की स्थिति है जो मुझे लग रहा, व्यक्तिगत मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ जी। आज कांग्रेस के पास पूरे देश में भ्रमण करने वाला, पूरे देश के अंदर मौत अपील करने वाला और वोट कबाड़ने वाला नेता नहीं। पार्टी जो भी चलती है मेरी समझ में उसमें 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली, नेता और नीति, और नीति के साथ साथ कार्यक्रम। कार्यालय चाहे वो केंद्र का हो, चाहे जिले का हो, चाहे ब्लॉक का हो, वो सक्रिय हो। उस वहाँ कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम मिलते रहे। कार्यालय, कार्यक्रम और कार्यकर्ता, ये 3 चीजें पार्टी की श्वसन प्रणाली है, पार्टी को जीवित रखती है और आम आदमी से जोड़ के रखती है। नीचे हालत ये है कि निरंतर हार पे हार, हार पे हार और व्यक्तिवादी नेतृत्व, उसके कारण जो है कहीं न कहीं, ठीक कह रहे चौधरी जी, कि कांग्रेस में बड़े बड़े नामचीन नेता अभी भी है और कांग्रेस में बड़े बड़े नामचीन नेता इसलिए हैं कि वो निरंतर सत्ता में रही। उसमें मंत्री ऐसे मिल जाएंगे जो 5-5 बार मंत्री रहे, 8-8 बार सांसद रहे। पर स्थिति यही है कि जब नेतृत्व कमजोर हो जाता है, आज मैं सोनिया जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर सोनिया जी की आयु और पिछले दिनों जो समाचार आते रहे उनकी आयु के साथ साथ उनका स्वस्थ न रहना, और फिर एक बड़ी घटना राहुल गांधी का इस्तीफा थे। राहुल चुनाव दुनिया हारती है, जीतती है। हम भी अटल जी के जमाने में 2 सीट ही पाए थे, पर उसके बाद हमने अटल जी को घर नहीं बैठा दिया। हमने किसी से, हमने अपने नियमानुसार पदाधिकारी बदले, नियमानुसार हम नए नए लोगों को लाए, पर किसी को एकदम से बना देना और फिर बैठा देना, मेरे को लगता है ये भी हार्मफुल था। आधा सेकंड मेरे को कुल इतना कहना है कि आज कांग्रेस की परिस्थितियां जिस ढंग की बनी है, उसमें अब जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं चौधरी जी, उनके लिए एक लाइन के बाद खत्म करूंगा। शरद जी की घंटी बज गई है। बड़े बूढ़े सिकंदर खींचकर तलवार बैठे हैं तो तुम्हें अटखेलियां सूझी है, बहुत लोग बेजार बैठे हैं। खास अंदाज है तिवारी जी का, उसी खास अंदाज में उन्होंने अपनी बात कही है। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, मैं इसका जवाब चौधरी साहब से भी लेने का प्रयास करूंगा, लेकिन कांग्रेस की समस्या ये है कि वो जीत के मुहाने से फिर हार की तरफ चली जाती है। जैसा साउथ अफ्रीका के लिए कहा जाता है कि वो एक ऐसी टीम है जो सेमीफाइनल तक पहुंचती है, फाइनल के लिए सबसे तगड़ी प्रतिद्वंदी और कप की दावेदार मानी जाती है, लेकिन चोकर्स कहलाते हैं वो, और फिर वो हार की तरफ चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में आप 2008 देखिए, मुझे याद आता है सुरेश पचौरी जी प्रदेश अध्यक्ष थे और बहुत तगड़ी स्थिति थी, लेकिन वही अंदरूनी कलह को माना गया, आप पीछे चले गए। 2013 में बहुत जिम्मेदारी से ये बात कही गई कि हमारी संभावनाएं बड़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छी परिस्थितियां थीं, लेकिन अजय सिंह जी तमाम कोशिशों के बाद, तमाम प्रयासों के बाद सफलता को लेकर नहीं आ पाए। आगे चलिए 2018 में सरकार बनती है, लेकिन सरकार बनाने के बाद 2 बड़े नेताओं के बीच की टसल कांग्रेस को धकेल देती है। राजस्थान में वो स्थिति, हालांकि मध्य प्रदेश में अंतर बहुत कम था, इसलिए राजस्थान से तुलना उचित नहीं होगी। राजस्थान में
एक तरह से पार्टी के पास, पूरा कांग्रेस के पास बहुमत रहा, लेकिन फिर भी जीत को यहाँ भी आप देखें तो केरल बहुत अच्छी स्थिति थी, असम बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन आप फिर फाइनली बदल नहीं पाते इसको। जी, इससे कैसे उभरे कांग्रेस? इससे सर जी आपने बिल्कुल बात सही कही और सही मुद्दे पर गए हैं आप कांग्रेस के लिए, स्पेशली आज के टाइम में। मैं चौधरी राकेश सिंह जी के एक बात का जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ नेता है, शायद मध्य प्रदेश में एक अच्छे वक्ता के रूप में उनकी इमेज है। तिवारी जी भी बहुत अच्छी तरीके से विरोध भी करते, तो पता नहीं लगता कि विरोध कर रहे हैं या प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन मैं चौधरी साहब की बात कहना चाहूंगा कि इंटरिम प्रेसिडेंट, इंटरिम का मतलब क्या होता है? तात्कालिक राहत होती है, ये रेगुलर नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो G3 क्यों डेवलप होता? तो ये कांग्रेस के लिए यहां ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है। अब रही सवाल आपके बात की, जो मैं जवाब देना चाहता हूं कि शरद जी, कांग्रेस में जैसा कि तिवारी जी ने कहा, मैं तिवारी की बात से सहमत हूं कि मास अपीलिंग लीडर की आवश्यकता है कांग्रेस में। वो कांग्रेस कहीं ना कहीं राज्यों में या सेंट्रल लीडरशिप में डेवलप नहीं कर पा रही। रखती तो है, लीडर तो बहुत अच्छे हैं। राकेश चौधरी साहब ने बहुत अच्छा कहा कि कांग्रेस के पास एक से एक क्वालिटी के लीडर्स हैं। कम वक्त में मेरे पास संक्षेप में जी हाँ, बहुत अच्छे लीडर्स हैं, लेकिन लीडर्स को तराशने की जरूरत है। जैसा कि एक दिन आप किसी डिस्कशन में आपके साथ चर्चा हुई थी इसी चैनल पर, तो वहां तराशने की कमी है। लीडर्स तराशने की बहुत आवश्यकता है, उनको वजन देने की आवश्यकता है। कांग्रेस के लिए आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण है। यही एक चुभता हुआ सवाल है चौधरी साहब, जो बात तिवारी साहब ने कही और जिस पर मुहर लगाई सत्यप्रकाश जी ने। और बड़ा सवाल यही है, तुलना हमेशा असंगत होती है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की तुलना अगर हम करेंगे तो अभिषेक जी भी सहमत नहीं होंगे और समीक्षक भी कहेंगे कि नहीं साहब, आप तुलना नहीं कर सकते हैं। या मैं रोहन गावस्कर या सुनील गावस्कर की तुलना करूं तो आप भी कहेंगे नहीं साहब, लीजेंड्स होते हैं। लेकिन ये तुलना होती है कि इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री, जो आपके सक्सेसफुल कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, जिनकी मास अपील की आज भी चर्चा होती है, उस अपील को सोनिया जी ने, इसको बहुत मैं कहूँगा उनकी पॉलिटिकल विजडम बहुत ज़बरदस्त है कि उन्होंने अपने को राजनीति के संगठनात्मक पक्ष की तरफ मोड़ा और उन्होंने खुद पद लेने की तरफ इंक्लिनेशन, रुझान नहीं दिखाया। लेकिन राहुल जी को वो मास अपील का एलिमेंट, मैं ये नहीं कहूँगा उनकी पर्सनैलिटी में नहीं है, लेकिन उसका और अधिक विकास, क्या इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत जायज है। आपने भारत के उन नेताओं की तारीफ की है जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया और जो मास लीडर हुआ, और श्रीमती सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस प्रेसिडेंट रह के, यूपीए चेयरपर्सन रह के ये बात ताकीद की थी कि उनके नेतृत्व में भी क्षमता है। और जहां तक आप वर्तमान में राहुल जी की बात करना चाहते हैं, तो इसमें मैं एक ऐसा सोच का व्यक्ति हूँ, इस समय आने पर, जैसे ही समय आएगा वैसे ही परिस्थिति जन निर्णय हो जाएगा। और जहां तक जनता की स्वीकारोक्ति होती है, तो यही नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, माफ करिए आज से 7-8 साल पहले या प्रधान मुख्यमंत्री नहीं बने गुजरात, तो उससे पहले कितने लोग जानते थे। इस समय और जैसे ही आता है व्यक्ति के जन्म पत्री का, वैसे ही वो कार्य करना शुरू कर देता है। तो राहुल जी अपनी मेहनत कर रहे हैं, और एक बात का तो आपको मानना पड़ेगा, देश की जनता को मानना पड़ेगा कि जो सच का सामना जिस तरीके से राहुल गांधी करना जानते हैं, उतना अच्छा देश का कोई नेता करना नहीं जानता। उन्होंने जो बातें 1.5 वर्ष से 2 वर्ष से गंभीरता से कही, भले ही उसको हल्के पल से लिया गया हो, लेकिन देश आज उस दुर्गति को भुगत रहा है, उन परिस्थितियों से सामना कर रहा है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रश्न लगाने के पहले आपको थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा। तिवारी जी, समय आएगा, परिस्थिति आएगी, राहुल गांधी का समय आएगा। कांग्रेस आशान्वित है, चौधरी साहब आशान्वित हैं, उम्मीद से भरे हैं, और उनका कहना है कि वो सही समय उन सारी क्षमताओं को आपके भीतर एक तरह से अधिरोपित कर देता है, जिनको लेकर अभी तथाकथित आलोचना का सामना राहुल जी को करना पड़ रहा है। देखिए, राहुल जी का आपने कहा था एलिमेंट जी, राहुल जी का एलिमेंट किसने बिगाड़ा? कांग्रेस ने बिगाड़ा। कांग्रेस के नेताओं ने उनको घर बैठा दिया अध्यक्ष बनने की, या तो इमेच्योर व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया, और या तो जब बना दिया गया था, युवा थे, चुनाव हार गए थे, तो उनको डिस्कार्ड हम लोगों ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने किया।
और वस्तु स्थिति है कि जो सच का सामना करने की बात हो रही है, काहे के सच का सामना कैसे करेंगे? सच का सामना इसलिए कि अगर राहुल जी अध्यक्ष नहीं बनते कांग्रेस में, प्रियंका जी अध्यक्ष नहीं बनते कांग्रेस में, तो इंटरिम ही चलता रहेगा और इंटरिम ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। राहुल जी को अध्यक्ष बना के आप मैंने एक बार हटा चुके हो, तो सच का सामना कैसे करोगे? क्योंकि राहुल जी के अलावा, प्रियंका जी के अलावा दूसरा कोई कांग्रेस का नेता संगठन में अध्यक्ष बन नहीं सकता, वो सामने आ नहीं सकता। और इस परिस्थितियों में मेरा इतना कहना है कि लगातार हार के कारण कार्यकर्ताओं में निराशा है, कार्यकर्ता घर में बैठ गए हैं। आपने इंदिरा जी के जमाने की बात करी थी, इंदिरा जी बुरी तरह से 77 में हारी थी, पर दक्षिण भारत फिर भी उनके पास था और दक्षिण भारत ने इंदिरा जी को पुनर्वापसी कराई थी। आज तो आपके पास कुछ नहीं है, सब कुछ लुटा के हो उसमें आए तो क्या किया? काहे के सच का सामना, कैसे सच का सामना? फैसला करो ना कि गुलाम नबी आजाद अध्यक्ष बनेगा, ये क्षमता नहीं है। और जब तक कोठरी के बाहर नहीं निकलेंगे अपन, तब तक कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। ये मेरा अपना सोच है, क्षमा करिएगा मुझे अगर कुछ अधिक बोल गया हूँ। चलिए, ये फैसले वक्त पर छोड़ते हैं। ये सही बात है कि सच का सामना आसान नहीं है। सच का सामना सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं है, हम फिर दोहराएंगे कि ये बीजेपी के लिए भी उतना ही सच है, क्योंकि शायद कांग्रेस ने अतीत में सच का सामना ठीक से नहीं किया, और सच का सामना नहीं किया तो आज जिस अवस्था में है वो उस अवस्था को सभी देख रहे हैं। इसलिए सच हमेशा साथ रहना चाहिए। सच परेशान करता है, कई बार ये भी बताता है कि आपके भीतर ये कमज़ोरियां हैं या ये कमज़ोरियां आ रही हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि चिकित्सक, मंत्री, वैद्य और सलाहकार ये अगर राजदंड के भय से प्रिय प्रिय बोलने लगें तो उस राजनीतिक तंत्र, उस राजनीतिक व्यवस्था के नेतृत्वकर्ता का क्षय होना निश्चित हो जाता है। लेकिन ये सारी बातें पर उपदेश कुशल बहुतेरे की तरह कही तो जाती हैं, लेकिन आचरण में नहीं उतारी जाती, क्योंकि जो आचरण में उतारता है, उतारने की सलाह देता है, उसको यही भय होता है कि राजनीतिक तौर पर उसी की गर्दन उतार दी जाएगी। इसलिए वो वही बोलता है जो सुनना सामने वाले को प्रिय लगता है। तो जो पार्टी सच से सामना करती है, जो व्यवस्था सच से रूबरू होती है, निश्चित तौर पर वो उत्थान और उत्कर्ष की तरफ बढ़ती है। बहुत धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद चौधरी साहब, और धन्यवाद डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा।